दोस्तों ईरान वॉर शायद अब तक के सबसे इंटरेस्टिंग मोड पर आके खड़ा है, जिसमें सभी साइड्स एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास में आज ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज सबके लिए खुल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस जहाज को जाना है जाए, किसी जहाज पे रोक टोक नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, हॉर्मुज ओपन हो चुका है। लेकिन अब क्यों? दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके पीछे जो अमेरिकन ब्लॉकेड है उसको कैसे आउटस्मार्ट करने का प्रयास किया जा रहा है वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। इसके सिवा यहां पे ये जो सब कुछ सीज फायर का खेल चल रहा है, सभी पार्टीज आ रहे हैं, टॉक्स कर रहे हैं, दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल पॉज है। ये बात और भी बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्थापित होती है जब आप देखते हैं कि किस प्रकार से यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जी हाँ, नॉर्मल कैरियर नहीं है, सुपर कैरियर है, न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाला, उसका यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश, वो रेड सी पार करने से डर रहा है, वो अरेबियन सी आ रहा है, पूरा का पूरा अफ्रीका पार करके, कुछ इस प्रकार से जैसा आप देख सकते हैं। कारण है इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हुथी से डर लग रहा है। इसका अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो ये उसी टाइम पे इस इलाके से गुजरेगा, करीबन 20-22 अप्रैल, जब सीज फायर खत्म होने वाला है। तो दोस्तों यहां पे क्या सीज फायर के पहले टैक्टिकल रीलोडिंग चल रही है? दोस्तों ये और भी अधिक आप इंपॉर्टेंस के साथ देख सकते हैं जब आप यूएस पोजीशनिंग देखें। इस वक्त 60,000 से अधिक यूएस ट्रूप्स वेस्ट एशिया में आए हैं, 10,500 और ट्रूप्स भेजा गया है, सैकड़ों की तादाद में यूएस ट्रांसपोर्ट प्लेन्स कंटिन्यूअसली म्यूनिशंस वगैरह लेकर के जा रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं। दूसरे तरफ टॉक्स का खेल भी चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है क्योंकि यहां पे इस वक्त काइनेटिक एक्शन से ज्यादा मानो जैसे शतरंज की चाल चल रही है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहां पे इंडिया ने वेलकम किया, इजराइल लेबनान का सीज फायर हुआ। इसको हमने कहा कि हाँ, हम वेस्ट एशिया डेवलपमेंट्स मॉनिटर कर रहे हैं, हेल्दी मूव है। और इसी इजराइल लेबनान सीज फायर के कारण से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ओपन कर दिया है, ऐसा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। आप पढ़ सकते हैं, सीज फायर जो लेबनान हुआ है इसीलिए हमने जितने भी कमर्शियल वेसल्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार कर सकते हैं, कंप्लीटली ओपन है जब तक सीज फायर है तब तक। और दूसरा कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, आप वही रूट लेंगे जो आप कोऑर्डिनेशन के बाद होगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ अनाउंस किया हुआ रूट। दोस्तों यहां पे इसको अगर आप इंटरप्रेट करें तो ईरान घुमा के कान पकड़ रहा है, वो वही रूट्स की बात कर रहा है जो कि अगर आप देखें तो ईरान ने पहले भी लद्दाख आइलैंड वाला बताया था। हालांकि रॉयटर्स का कहना है कि नहीं नहीं, ईरान ने तो कह दिया है कि ओमान वाला रूट भी ओपन है। लेकिन यहां पे जो स्वयं अरागाची साहब कह रहे हैं वो तो यही बात दिख रही है कि वो वापस अपने पुराने रूट की बात कर रहा है। दोस्तों यहां पे इसी वजह से अगर आप ट्रम्प की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो कंप्लीटली ओपन रेडी है फॉर बिजनेस एंड फॉर फुल पैसेज, लेकिन जो नेवल ब्लॉकेड है ईरान पे वो लगा रहेगा। दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है? अब तो सीज फायर की तरफ और भी ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए था। ये साफ साफ ट्रंप ने कहा है जब तक हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है 100%, तब तक ये सीज फायर, जब तब तक यूएस ब्लॉकेड लगा रहेगा। अब दोस्तों इस यूएस ब्लॉकेड से ही पार पाने के लिए ईरान ने एक निंजा टेक्निक बनाई है। क्या है वो हम जानेंगे, और साथ ही साथ यहां पे हम देखने वाले हैं कि कैसे अगर आप देखें तो यूएस कंटिन्यूअसली ट्रूप्स ईरान के वॉर के खिलाफ भेजा जा रहा है, कंटिन्यूअस ट्रूप्स डिप्लॉय हो रहे हैं। दूसरी तरफ यहां पे यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर इतना लंबा रास्ता लेके अरेबियन सी जा रहा है, न कि स्टैंडर्ड रूट। बाकी सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स इसी स्टैंडर्ड रूट से गए थे, वॉर के समय भी गए हैं और उसके पहले भी गए हैं। तो अब दोस्तों क्या बदल रहा है? दोस्तों यहां पे बेहद इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिक्स में कथनी और करनी दोनों अलग होते हैं। तो यहां पे जो बातें आपको दिख रही है टॉक्स वाली, वो बस और बस कथनी है, लेकिन ग्राउंड पोजीशनिंग आप अगर देखें तो यहां पे एक बड़ा खेल हो रहा है। बेहद आवश्यक है इस खेल को हम जाने, और ये ईरान का जो हॉर्मुज खोला गया है उस खेल को भी इसी के साथ अलग अलग डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, और साथ में जो यूएस कह रहा है कि हमें तो एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, सारे डॉट्स कनेक्टेड है, ब्लॉकेड भी इसी से कनेक्टेड है। तो आइए इसी एनालिटिकल वीडियो को आज करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी को बताना चाहूंगा, इस दोस्तों 19 अप्रैल को आपके लिए हम लेकर के आए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। वो सभी विद्यार्थी जो कि सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एसएससी से लेकर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पिंड कमेंट में लिंक है। जैसे ही आप ये ऑल इंडिया यूपीएससी का मॉक टेस्ट देंगे, आपको आपका ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस मिलती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, फ्री मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं, बोथ इंग्लिश हिंदी दोनों में ही एग्जाम अवेलेबल है, और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है। तो आप सभी से निवेदन है, जल्दी से जाके रजिस्टर कर लें, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, सभी आपके मित्रगण उन सभी के साथ ये शेयर कर दें, पिंड कमेंट में जो लिंक है वो भी अवश्य शेयर कर लें, ताकि आप सभी हमारे साथ जुड़ सकें
इस 19 अप्रैल को। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो दोस्तों ईरान ने हॉर्मूज ओपन कर दिया है। ईरान ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब सभी वेसल्स के लिए खोल दिया गया है, एज लॉन्ग एज, बड़ा क्लियर है जो इन्होंने कहा है, ये जहाज कोऑर्डिनेटेड रूट पे जाएं जो कि एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ट्रैफिक वेसल मैप जो आप यहां पे देख रहे हैं, वो पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने तो ऑलरेडी ये अनाउंस किया था, जिसमें बड़ा क्लियर था कि यदि आप गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ जा रहे हैं तो आपको लराक आइलैंड के नॉर्थ वाले रूट से जाना है। अगर आप हॉर्मूज से एग्जिट पाना चाह रहे हैं तो आपको लराक आइलैंड के दक्षिण वाला रूट लेकर के जाना है, क्योंकि इतने इलाके में तो ईरान ने कह दिया है कि भाई माइंस बिछा दिए गए हैं, तो यही रूट ओपन है। तो दोस्तों यहां पे ईरान ने जो पुराना टर्म्स उसका था अभी भी वही चल रहा है, बस इतना एक्सेप्शन दिया है कि पहले जो ईरान के मित्र थे उन्हीं के जहाजों को अलाउड था, बाकी सबसे पैसे वगैरह लेता था, लेकिन अब सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर दिया गया है, एज लॉन्ग एज आप इस रूट का पालन कर रहे हैं। दोस्तों ये खेल है, क्या खेल है उसको हम जानेंगे, लेकिन वो खेल क्यों खेला जा रहा है पहले हमें वो भी देखना होगा। जैसे ही ईरान ने यहां पे अनाउंसमेंट किया, तेल की कीमत आप देखिए कैसे गिरी है, लेकिन ट्रंप भी दोस्तों कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, वो भी तुरंत आ गए, सीधा बोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेस है फॉर फुल पैसेज, लेकिन नेवल ब्लॉकेड लगा रहेगा जब तक हमारा ट्रांजैक्शन जो ईरान के साथ चल रहा है वो 100% कंप्लीट ना हो जाए। ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर ऑलरेडी नेगोशिएटेड, ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हो चुका है। दोस्तों यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है, जब बात होगी नेगोशिएशन की तो जेडी वॉन्स से पूछा गया था किस किस पर चर्चा करके आए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जेडी वॉन्स ने कहा पॉइंट नंबर 1 यही था कि ईरान कब अपना एनरिच्ड यूरेनियम का त्याग करेगा, उस पर वो कुछ कहा नहीं तो बात आगे बढ़ी नहीं। यहां पे दोस्तों इसी न्यूक्लियर डस्ट पे चर्चा हो रही है और ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मुझे यही चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले का न्यूज है, यूएस कह रहा है $20 बिलियन जो ईरान का कैश फ्रोजन है हम उसे लौटा देंगे यदि वो अपना यूरेनियम हमें दे दे। अब दोस्तों यहां पे अब देखिए जरा, ये मनवाने के लिए एक हाथ में छड़ी भी कैसे अमेरिका ने रखा है, लेकिन डर सबको लगता है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश की बात हो रही है, निमिट्ज क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है। दोस्तों ये अगर आप देखें तो कुछ इस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से जब निकला तो नॉर्मल रूट होता है, ऐसे मेडिटेरेनियन लेता, ऐसे रेड सी लेता, बाबल मंडाब स्ट्रेट है यहां पे, इसको पार करता और पार करके अरेबियन सी जहां एक्शन हो रहा है कुछ वहां पर गल्फ ऑफ ओमान के आसपास वो आ जाता। लेकिन उसने क्या किया, उसने ये रूट लिया, ये ऐसे चला, यहां पे आप देख सकते हैं केप ऑफ गुड होप पार करके फिर जाएगा। फिलहाल कहां पे है, अभी जो लास्ट बताया गया था 2 दिन पहले का इसका न्यूज है कि ये नमीबिया के पास कहीं पर है, इस जगह पे कहीं पर है जो मैंने मार्क किया है। अब दोस्तों ये डिटूर लगभग 1.5 गुना लंबा रास्ता ले रहा है, जहां पे 15,000 नॉटिकल माइल लिया जा रहा है जबकि काम 8,000 नॉटिकल माइल में हो जाता। कारण क्या है, यहां पे दोस्तों हूथी का बड़ा खतरा है, इस इलाके में हूथी रिस्क जोन है, हूथी बैठे हुए हैं, 32 किलोमीटर का बाबल मंडैब का चोक पॉइंट है, तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। लेकिन सवाल पूछा जाएगा ऐसा यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश में क्या है, पहले भी सारे एयरक्राफ्ट कैरियर इसी को पार किए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन वो अगर आप देखें तो इस वक्त अरेबियन सी में है, वो भी कुछ ऐसे ही यहां गया था। वैसे ही बीच वॉर में दूसरा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जो कि रिपेयर करवाने के लिए अभी मेडिटेरेनियन में है, वो बीच वॉर में इसी रास्ते से गया है। तो ऐसा तो नहीं है हूथीज तब वॉर के दौरान खतरा नहीं था लेकिन अब खतरा है। कारण बड़ा सरल है दोस्तों, ये जो टाइमिंग बैठ रही है ना इस जहाज की, जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश की, अगर आप टाइमिंग देखें तो यदि वो इस रास्ते से गया होता तो यहां पे 20-22 अप्रैल को होता जब सीज फायर एक्सपायर हो रहा है, तो उस वक्त नया वॉर शुरू होता। क्या पता हूथी मिसाइल चला देते, कुछ चला देते, लेकिन अब जब वो ऐसे जा रहा है तो वो अप्रैल एंड 30 के आसपास अरेबियन सी यानी वॉर थिएटर में पहुंचने वाला है। तो ये डर था जो कि कहीं ना कहीं आप देखें तो इस प्रकार से एयरक्राफ्ट कैरियर को ऐसे लंबे रास्ते से भेजा गया। और दूसरा यहां पे गौर फरमाने वाली बात है कि ये टाइमिंग 20-22 अप्रैल यानी सीज फायर खत्म भी हो सकता है, ये कहीं ना कहीं यूएस इसके लिए तैयार भी बैठा है। और ये इससे भी दिख रहा है कि किस प्रकार से यूएस ट्रूप्स यहां पे मजबूत हो रहे हैं। करेंटली अगर आप वेस्ट एशिया थिएटर की बात करें तो 50,000 यूएस पर्सनल डिप्लॉयड है, जिसमें एयरफोर्स के, नेवी के, ग्राउंड सपोर्ट, मरीन्स, ये सब तैनात हैं। यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश करियर स्ट्राइक ग्रुप 6,000 ट्रूप्स लेकर के आ रहा है। बॉक्सर एम्फीबियस रेडी ग्रुप में प्लस 11th मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जो आ रही है महीने के अंत तक वो भी आ जाएगी। 4,200 नेवी और मरीन के पर्सनल लेके आ रहा है, यानी कि और 10,000 पर्सनल आ रहे हैं। इस बीच में सैकड़ों C-17 C-5 आप देख सकते हैं। इस प्रकार से वेस्ट एशिया कंटिन्यूअसली आना जाना लगा रहा है। इस बीच में ये एक दिन का आप देख रहे हैं, एक एक दिन में 70, 75 जहाज देखे गए हैं, हवाई जहाज की मैं बात कर रहा हूं। और दोस्तों ये फ्लाइट रडार डेटा है जो पब्लिकली ओपन है।
यूएस ऑफिशियल्स का खुद का कहना है हम इससे म्यूनिशंस वहां पे ले जा रहे हैं, आर्म्स से म्यूनिशन सब जा रहे हैं क्योंकि हमारा नेगोशिएटिंग पोजीशन मजबूत होना चाहिए। यदि हम रेडी रहना चाहिए, यदि सीज फायर खत्म होता है 22 के बाद एक्सटेंड नहीं होता है तो एडिशनल स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑपरेशन की हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। अब दोस्तों आते हैं बड़ा खेल यहां पे क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले ये सीज फायर किया क्यों किया, क्योंकि दोनों साइड्स को ब्रीदर चाहिए था। ट्रम्प की बात करें तो ऑयल प्राइसेस $120 पर बैरल का आंकड़ा पार कर गए थे और ये वॉर 1-2 दिन 3 दिन भी लंबा चलता तो $150-170 पर बैरल पार कर जाते। ये ट्रेडेड प्राइस है दोस्तों। एक्चुअल प्राइस अगर आप देखें ना तो वो ऑलरेडी 170-180 पहुंचने लग गया था। दोस्तों ये क्या है, ये तो आप जान ही रहे हैं आर्टिफिशियली अलग अलग प्रकार से मार्केट को मैनिपुलेट किया भी गया था इस बीच में। दोस्तों यहां पे इस प्रकार से ट्रंप ऑयल प्राइसेस कम करना चाहते थे, साथ ही साथ जैसा आप सभी जानते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स कम हो गए तो फायर पावर भी मूव कराना था और इस बीच में ट्रंप पीस प्रेसिडेंट है, लंबा वॉर करेंगे नहीं तो एक विन भी क्लेम करना था क्योंकि घर में भी यूएस में भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। ईरान के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसको भी ब्लीडिंग इमीडिएटली स्टॉप करनी थी, बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स उस पर हुए हैं तो टॉप लीडरशिप का लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको भी समय चाहिए था वापस रिकवर करने के लिए। लेकिन यूएस और इजराइल बड़े क्लियर हैं कि जब तक ईरान एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देगा अपने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज से तब तक सीज फायर कहीं से भी खत्म नहीं होने वाला, तब तक दबाव बना के रखेंगे। लेटेस्ट न्यूज भी यही है, यूएस ने कहा $20 बिलियन फ्रोजन है ईरानियन फंड्स, वो तब रिटर्न किया जाएगा जब ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉकपाइल यूएस को दे दे। ईरान का कहना बड़ा क्लियर है, आपको तो हम नहीं देंगे, हाँ आप चाहते हैं तो हम डाउन ब्लेंड कर सकते हैं, ये 60% तक एनरिच्ड है, इसको वापस हम 40% 30% तक कर देंगे। अब बात चल रही नहीं थर्ड पार्टी के यहां रखवा दो, रशिया कह रहा है हमारे यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा खेल यहां पर चल रहा है एनरिच्ड यूरेनियम को लेके। अब दोस्तों इसमें यूएस स्ट्रेटेजी क्या है, यूएस बड़ा क्लियर है, यदि ईरान यूरेनियम नहीं देता है तो उससे लेना पड़ेगा। क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका था वॉर करके, वॉर करके उसने देख लिया पॉसिबल नहीं लग रहा, अब एक ही तरीका बचा है कि ग्राउंड ऑप्स करे जो कि बहुत महंगा पड़ेगा, जो कि कोई भी कीमत ना नेतन्याहू दे सकते हैं, फ्रैंकली ना ही ट्रंप दे सकते हैं। नेतन्याहू के ऊपर, बेंजामिन नेतन्याहू साहब, उनके ऊपर भी बहुत दबाव है इस वक्त। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो क्या किया जाए, दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, वो है इकोनॉमिकली ईरान को ब्लीड किया जाए और वो होता है ब्लॉकेड से, और उसके लिए यूएस ने लगाया है ब्लॉकेड। अब दोस्तों यहां पे इस वक्त यूएस पोजीशन क्यों मजबूत हो रहा है, उसको डर लग रहा है यदि ब्लॉकेड ज्यादा लगा और ज्यादा दबाव बना तो ईरान यदि रिटेलिएशन करे, काइनेटिक एक्शन से मिसाइल चलाएगा, ड्रोन्स चलाएगा, तो हमारे पास भी रिटेलिएटरी फायर पावर होना चाहिए ना, तो उसके लिए वो तैयारी करके बैठा है क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्वीज करना है ईरान को। अब ये फाइनेंशियल स्क्वीज क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, अब इसके पीछे क्या कारण है। देखिए दोस्तों ब्लॉकेड से ईरान ब्लीड इसलिए होगा क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन जो पृथ्वी के अंदर से हो रहा है वो कंटिन्यूअस होता है, अगर एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएंगे तो उसको तेल कहीं तो रखना पड़ेगा, तो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो स्टोरेज करके रखेगा। अब ये स्टोरेज कैपेसिटी की भी लिमिट है, किसी देश के पास क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी हफ्तों की होती है तो किसी के पास महीनों की, तो इसी के बीच में कुछ ईरान के पास भी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों देखिए ऑयल वेल में कोई स्विच नहीं होता कि आप ऑन करें तो तेल निकलेगा, ऑफ करें तो तेल बंद हो जाएगा। ऑयल वेल जो होता है दोस्तों वो जितना तेल निकल रहा है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ रिजर्वायर बैलेंसिंग होती है जो आपको करनी होती है। आप यहां पे देख सकते हैं वेनेजुएला 2.37 मिलियन बैरल तेल पर डे निकालता था जब 79 रिग्स थे, फिर जब 53 हो गए तो धीरे धीरे देखिए कैसे ये कम होना शुरू हुआ, 79 के आसपास रहा तो ऑयल कांस्टेंट बना रहा, फिर जैसे ही 53 किया इसने तो उसके बाद देखिए कैसे गिरना शुरू हुआ और अब 27 रिग्स रह गए तो 1.22 मिलियन बैरल कर रहा है। उसके बाद ये बढ़ नहीं रहा है, जब से अमेरिका में ट्रंप भी आ गए, फर्दर इसको बढ़ाना चाहे तो ऐसा तो नहीं कि तुरंत बढ़ गया। कारण क्या है दोस्तों, ऑयल वेल में रिजर्वायर बैलेंसिंग करना पड़ता है, जिस वजह से आप यदि वेल का शटडाउन इम्प्रॉपर तरीके से करें तो पूरा का पूरा रिजर्वायर प्रेशर डैमेज हो जाता है। नतीजा आप लॉन्ग टर्म में भी उस रिजर्वायर से फिर तेल उस प्रकार से नहीं निकाल सकते, और जब दोबारा बंद किए हुए रिग को ऑन करना होता है तो बड़ा कठिन होता है। एक बार बंद हो गया तो बंद हो गया, उसको फिर वापस ऑन करना टेक्निकली चैलेंजिंग है और खर्चा बहुत होता है और टाइम लगता है। तभी वेनेजुएला के केस में कहा जा रहा था ना कि वापस ऑयल इस लेवल पे लाना है, इतने रिग्स लगाने हैं, तो ऑलरेडी इसमें बहुत खर्चा होगा और 4 से 5 साल का टाइम लगेगा। तो अलग अलग रिग में अलग अलग प्रकार से ये टाइम भी जाता है, रिजर्वायर के ऊपर वो निर्भर करता है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो ब्लॉकेड से यूएस प्रयास कर रहा है कि उसका एक्सपोर्ट क्रैश करे, और ईरान में एक डर हो कि लॉन्ग टर्म भी ऑयल एक्सपोर्ट हमारा हिट होने वाला है और उसके बाद आईआरजीसी को पैसा देने के लिए नहीं रहेगा तो ईरान लड़ेगा कैसे। तो ये पूरा गेम यहां पर यूएस की ओर से चल रहा है और इसी का वे अराउंड आज जो आपने न्यूज सुना है वो एग्जैक्टली इसी का वे अराउंड है। ईरान डेजिग्नेटेड रूट्स का आपको इस्तेमाल करना है सभी जहाजों को, तो आपके लिए हॉर्मुज ओपन है।
दोस्तों हर दिन हॉर्मूज से 120 से अधिक जहाज आप देखें तो उसे पार करते हैं। जितने ज्यादा जहाज पार होने लगेंगे, तो अगर आप देखें तो ये सब एज पर ईरान ने जो कहा है कि आपको ईरानियन रूट का ही पालन करना है, क्योंकि बाकी में तो माइन लगा है, हम नहीं जानते। आप देख सकते हैं स्वयं अब्बास अरागाची साहब ने कहा है यू हैव टू टेक द रूट, जो कि पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने ऑलरेडी अनाउंस किया है, जो कि ये रूट है। अब दोस्तों बाद में कुछ बदलाव आए तो बात अलग है, लेकिन यही रूट उन्होंने अनाउंस किया है, जिसमें बड़ा क्लियर है कि आपको ईरान होके जाना है। अब दोस्तों जितने ज्यादा जहाज इस रूट से जाने लगेंगे, उतनी ज्यादा आसानी है ईरान को अपना तेल उस रूट के द्वारा दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए। ऑयल कैसे ट्रांसफर करता है ईरान? तो उसका तेल तो ऑलरेडी सैंक्शन है, फिर कैसे दुनिया को तेल बेच रहा है वो, चाइना को स्पेशली? तो ऑयल दोस्तों मिड सी, एक जो शैडो टैंकर है ईरान का, उससे एक प्रॉपर टैंकर में ट्रांसफर किया जाता है। ये सब होता है गल्फ ऑफ ओमान के आसपास, यूएई वाटर्स में, कुछ मलेशिया के आसपास, साउथ ईस्ट एशिया में। फिर ईरानियन क्रूड को मिक्स किया जाता है, उस टैंकर में इराकी तेल होता है, ओमानी तेल होता है, उसके साथ मिक्स कर देते हैं ताकि केमिकली भी आपको पता ना चले ये कौन से सोर्स का ऑयल है, तो ब्लेंड कर दिया जाता है। और फिर लैंडिंग के टाइम नए बिल्स बना दिए जाते हैं, जो कि ओमान, यूएई, मलेशिया किसी का भी हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ईरान जब हॉर्मूज ओपन कर रहा है, तो वो कह रहा है कि देखिए हमने तो हॉर्मूज खोल दिया, दुनिया के लिए तेल की किल्लत है, लीगल कवर, मॉरल कवर सब उसे मिल गया। और बाकी रूट कह रहा है जी यहां से मत जाओ, यहां पे तो माइन बिछा दिए, हमको नहीं मालूम कहां पे है। तो दबाव बना हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी भाई यहां से नहीं जाना है, इस पे अगर जहाज जाएगा तो हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, यहां से जाओ चुपचाप से। अब एंड ऑफ द डे शिप्स क्यों नहीं मूव कर रहे? क्योंकि इंश्योरेंस कवर लॉयड्स ने हटा दिया है। तो यहां पे इंश्योरेंस कवर नहीं है, शिप के कैप्टन कह रहे हैं नहीं जाना है, तो यही रूट खुला रहेगा। तो अब दोस्तों यहां पे इसके बाद भी जो सैकड़ों की तादाद में डेली जहाज जाएंगे, यदि यूएस इसका इंटरसेप्शन करेगा, तो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूएस फ्री फ्लो ऑफ ऑयल पे रुकावट डाल रहा है, यूएस इज ऑन दी रॉन्ग साइड, यही वाला इमेज बनेगा। और इसके साथ अगर आप देखें तो यूएस उतना एग्रेसिव तरीके से शिप्स रोक भी नहीं पाएगा। और जितने ज्यादा जहाज हैं उतना ज्यादा नॉइज है ईरान को अपने जहाज को छुपाने के लिए। हजारों वेसल गल्फ में जा रहे हैं इस वक्त, एक समय पे मौजूद रहते हैं, तो उसमें बड़ा कठिन है आप आइडेंटिफाई करें इसमें किसमें ईरानियन ऑयल है, बड़ा कठिन हो जाता है आइडेंटिफाई करना। यदि यूएस शिप्स को स्टॉप करता है तो ऐसा लगेगा वो ग्लोबल ट्रेड ब्लॉक कर रहा है, यदि ना करे तो ईरानियन ऑयल चुपचाप से निकल जाएगा। तो यहां पे दोस्तों जैसा मैंने कहा, ये सब जो हो रहा है ये बड़ा खेल है एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने का, उसी में ये ईरान की एक निंजा टेक्निक है।